हेलो एंड वेलकम बैक टू किन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि बीआरएस के कुछ एमसीक्यूज़ मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा, तो आज के सेशन में मैंने बीआरएस के कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं और कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ लिए हैं जो आपको टेस्ट सीरीज़ में पूछे गए हैं और जो ज़्यादातर बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी जिनको करने में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ए बैंक पासबुक इज़ ए कॉपी ऑफ। बैंक की जो पासबुक होती है वो किसकी कॉपी है? एक कस्टमर अकाउंट इन द बैंक। तो दोस्तों, हम जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक के लिए हम एक कस्टमर हैं। तो बैंक की जो पासबुक है वो क्या चीज़ है? एक कस्टमर अकाउंट इन द बैंक। जो बैंक में कस्टमर का अकाउंट है, पासबुक उसकी कॉपी है। बी, कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम। ये कैश बुक जो है उसका जो बैंक कॉलम है उसकी कॉपी है, या कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम। तो बैंक में जो हमारी पासबुक होती है वो बैंक के लिए जो कस्टमर है उसका बैंक में जो अकाउंट होता है उससे रिलेटेड, जिसमें हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, उसको हम पासबुक कहते हैं। सो ए बैंक पासबुक इज ए कस्टमर अकाउंट। कस्टमर का अकाउंट होता है किसमें? बैंक में। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, किन कॉजेज का डिफरेंस निकालने के लिए बनाते हैं? ए, बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। जो हमारी कैश बुक है उसका जो कैश कॉलम है उसको लेकर, उसके बाद उसको और पासबुक को लेकर। द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसके कॉलम को लेकर और पासबुक के कॉलम को लेकर, या नीदर ऑफ द टू। आपको याद होगा दोस्तों, जो हम कैश बुक बनाते थे उसमें हमारे पास दो कॉलम होते थे, एक कैश का, एक बैंक का डेबिट साइड में, सेम क्रेडिट साइड में। और हमारी जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है इस पे इफेक्ट तब आता है जब हम कोई ट्रांजैक्शन चेक से करते हैं, चाहे वो रिसिप्ट की हो चाहे वो पेमेंट की हो। तो कैश कॉलम में हम कौन सा कॉलम देखते हैं? बैंक कॉलम, कि जो बैंक के थ्रू हमारी ट्रांजैक्शन हुई हैं, चाहे वो रिसिप्ट की हैं या पेमेंट की। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन। कॉजेज ऑफ डिफरेंस बताने हैं किस में? बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। जो हमारी कैश बुक है उसका कैश कॉलम को लेकर और पासबुक को लेकर, जो कि गलत है। मैंने अभी बताया कि कैश के ट्रांजैक्शन को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करते। दूसरा, द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बिल्कुल, बैलेंस ऑफ एज पर बैंक कॉलम, जो आपके कैश बुक का बैंक कॉलम है उसको लेकर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। यही हमारा सही आंसर है। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ कैश बुक, ए पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, या नन ऑफ दिस। हमारी जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये जो हमारी कैश बुक है उसका पार्ट भी नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो दोनों ही नहीं है। सो आंसर इज नन ऑफ दिस। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम जो हमारी कैश कॉलम का कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका डिफरेंसेस और पासबुक, उन दोनों को कंपेयर करके जो डिफरेंसेस आए हैं उन डिफरेंसेस को लेके एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसमें ये ना तो पार्ट ऑफ कैश बुक है, ना ये पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट है, क्योंकि बैंक जो हमारा अकाउंट मेंटेन करता है तो ये उसका भी हिस्सा नहीं है, ना ये कैश बुक का हिस्सा है। सो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज मेड बाय। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? ए बैंक, बी अकाउंट होल्डर, सी क्रेडिटर। देखो, बैंक कभी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाता। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है अकाउंट होल्डर के द्वारा या फिर जो अकाउंटेंट है उस फर्म का उसके द्वारा। क्योंकि हमारी जो कैश बुक है अगर वो बैंक के साथ मिसमैच हुई है तो वो बैंक हमारे बिहाफ पे नहीं बनाएगा, हमें खुद ही वो बनानी पड़ेगी। अपनी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसको कंपेयर करना पड़ेगा पासबुक के कॉलम के साथ जो बैंक ने हमें दी है। तो बैंक कभी भी आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाता। ये कौन बनाता है? या तो अकाउंट होल्डर या आपका अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। तो आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया होगा, या तो अकाउंट होल्डर या अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। तो दोनों ही ठीक हैं। अगर दोनों दिए तो आपने बोथ ए एंड बी दिया होगा, उसी पे क्लिक कर देना है। सो राइट आंसर इज अकाउंट होल्डर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट द कैश बुक बैलेंस। कहते हैं इनमें से कौन सी है जिसकी कैश बुक में हमें एडजस्टमेंट नहीं चाहिए? ए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने किसी को चेक इशू किया लेकिन उसने चेक आगे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, या उसने बैंक में वो पैसा हमारे अकाउंट से नहीं निकाला।
तो इसकी तो एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, तभी तो मिसमैच होता है। मैंने बताया था प्रैक्टिकल पार्ट में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, हमने कोई बैंक में चेक जमा करवा दिया लेकिन हमारे अकाउंट में वो पैसा नहीं आया, तो इसकी भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट सी इज चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, अब बैंक ने कोई चेक गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जमा कर दिया, तो इस केस में हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बैंक ने किसी का चेक मान लो गलती से हमारे अकाउंट में डाल दिया है, वो बैंक उसके रेक्टिफिकेशन खुद अपने लेवल पे कर लेता है, तो इसकी हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, तो ऐसा क्यों हुआ था? और जब हम पैसा निकालते हैं तो एक और मैसेज आ जाता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। दोस्तों उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि जब हम कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं हमारे लिए वो एसेट है, लेकिन बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वो पैसा बैंक को हमें वापस करना है, जब हम डिमांड करें बैंक को वो वापस देना है, तो बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी होती है। और आपको मैंने रूल बताया था कि जो भी लाइबिलिटी का क्या रूल था कि लाइबिलिटी जब कभी भी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, डेबिट। तो जब हम कोई पैसा जमा करवाते हैं बैंक में तो बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ इसलिए लिखा आता है कि योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, कि आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। और जब आप पैसा निकाल लेते हो उसमें से कुछ, तो बैंक की लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए वहाँ पे मैसेज आपको आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया, यानी हमारी जो लाइबिलिटी है कम हो गई। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर आर, अगर हम जो स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं वो कैश बुक का है, तो अगर कोई कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है तो उसकी एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो आपको याद होगा, अगर हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक कोई भी हो, मैंने आपको सिखाया था प्लस और माइनस, तो यहाँ लिखा जाता है सपोज 10,000। अब किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया, इट मीन्स हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मुझे अपने कैश बैलेंस को बैंक बैलेंस के साथ मैच करना है। तो अगर बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मुझे अपना कैश बैलेंस भी इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जब हम कैश बुक का जो बैलेंस ले रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस ले रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अगर कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाता है, उसका कैश बुक पे क्या इफेक्ट आएगा? तो मैंने अभी बताया, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, हमें कैश बुक को बैंक की पासबुक के साथ, बैंक की पासबुक के साथ टैली करना है, मैच करना है, तो हमारा ये बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस, ए डेबिट बैलेंस इन डिपॉजिट कैश, a debit balance in deposited cash book will shows as, मतलब डिपॉजिटर की जो कैश बुक है, ये मैंने एग्जांपल दी थी, इसका जो डेबिट बैलेंस है, यानी जो ट्रांजैक्शन या जो एंट्री हमने डेबिट साइड में लिखी, वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में किस तरफ आएगी? ए डेबिट बैलेंस इन डिपॉजिटेड कैश बुक विल शोन एज, वो बैंक स्टेटमेंट में कहाँ आएगा? ए डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, ए क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। याद रखना है आपको, जो चीज़ हम कैश बुक में डेबिट करते हैं बैंक में उल्टा होता है, वो क्रेडिट होती है, और जो चीज़ कैश बुक में हम क्रेडिट करते हैं वो बैंक में डेबिट होती है, उल्टा होता है। जो चीज़ हम डेबिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट उसको क्रेडिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कैश बैंक में जमा करवाया तो हम अपना अकाउंट डेबिट करते हैं यहाँ पे, लेकिन बैंक अकाउंट में क्या होता है, वो क्रेडिट, जो मैंने अभी बताया था क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस के बारे में। सो जब भी हम कोई अपनी कैश बुक में डेबिट एंट्री करते हैं तो बैंक में वो क्रेडिट में चली जाती है, और अगर हम अपनी कैश बुक में क्रेडिट एंट्री करते हैं तो बैंक में वो डेबिट चली जाती है। सो ये डेबिट बैलेंस जो होगा हमारी कैश बुक का, वो बैंक में कहाँ शो होगा? बी पार्ट, ए क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट, थोड़ी देर बैठ जाइए। When balance as per cash book is starting point interest charged by बैंक, अगर हम बैलेंस अगेन कैश बुक का ले रहे हैं तो बैंक ने जो हमसे इंटरेस्ट लिया उसको हम क्या करेंगे? अगर बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है तो इट मीन्स आपका बैंक बैलेंस
माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लिया, चार्ज मतलब बैंक आपके अकाउंट से अपना इंटरेस्ट कोई काट रहा है, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस। तो मुझे कैश बुक को अगर बैंक की पासबुक के साथ मैच करना है तो मैं इसको भी क्या कर लूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो आंसर विल बी सब्ट्रैक्टेड, बी। नेक्स्ट इज गिवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड द फिगर ऑफ क्रेडिट सेल, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ टोटल डेटर अकाउंट विल बी। ये टेस्ट सीरीज में पूछा गया था कि हमारे पास एक डेटर अकाउंट है, इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा एसेट्स का डेबिट साइड में आता है, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, और साथ में लिखा है फिगर ऑफ क्रेडिट सेल, और साथ में हमें दी गई है क्रेडिट सेल, वो इस तरफ आएगी। तो जो डेटर अकाउंट होता है इसमें बाकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, हम उन पर बात नहीं करेंगे। एक ओपनिंग बैलेंस आ गया डेटर का, यानी जितने डेटर से हमें पैसा लेना था, सपोज करो मुझे 5,000 लेना था डेटर से, और मैंने 20,000 की क्रेडिट में सेल और की, इसका मतलब कुल मिला के मुझे 25,000 रुपया लेना है डेटर से। और मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मुझे बता रहा है कि 10,000 अब मुझे बकाया बचा है लेने के लिए। टोटल स्टार्टिंग में मुझे 25,000 लेना था, लेकिन साल के एंड में यहाँ दिख रहा है कि मुझे सिर्फ 10,000 ही लेना है। इट मीन्स बाकी का 15,000 मैंने ले लिया, वो मेरी क्या आ जाएगी, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। ओपनिंग बैलेंस जितना मैंने लेना था, क्रेडिट सेल जितना मैंने और उसको क्रेडिट में सेल की, जो पैसा इससे और लेना है, कुल मिला के 25 लेना था। साल के एंड में मुझे बैलेंस 10,000 दिखा रहा है, इट मीन्स कि बाकी 15,000 मैंने ले लिया, वो मेरे लिए क्या होगा, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, मुझे डेटर से जो रिसिप्ट आई। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट इज व्हेन ए कंपनी रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू। एक कंपनी जब किसी कस्टमर से चेक रिसीव करती है उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा। तो आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन पता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। एसेट्स में एक कैश है, एक बैंक, और भी बाकी तरह के एसेट्स हो सकते हैं। तो जब आपके पास एक चेक आता है, मान लो एक डेटर का अकाउंट भी है, बाकी आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ हैं, जब आपके पास एक चेक आया इट मीन्स आपका बैंक बैलेंस जो है वो प्लस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि चेक आपको किसी कस्टमर से आया है, कस्टमर मतलब डेटर जिससे हमने पैसा लेना होगा, पहले कभी उधार में कोई चीज़ बेची होगी, अब उससे पैसा ले रहे हैं, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमें चेक आया है, और डेटर जो है हमारे जिससे हमने पैसा लेना था उतना वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने अगर 10,000 का चेक दिया तो 10,000 मेरे बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उतने ही डेटर्स मेरे कम भी हो जाएंगे क्योंकि फ्यूचर में अब इसको मुझे पेमेंट नहीं करनी। तो एक एसेट आपका इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज। तो आंसर था इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती है। आंसर्स आर ए इनकम स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो, बी सी बैलेंस शीट एंड डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट वो होती है जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एसेट्स की, कैपिटल की और लाइबिलिटीज़ की। तो पहला तो गलत है। स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो होता है जिसमें हम कैश का इनफ्लो यानी कहाँ से हमारे पास कैश आया उसकी स्टेटमेंट होती है कैश इनफ्लो। तीसरा है बैलेंस शीट। तो आप सबको पता है कि बैलेंस शीट में आपने बनाई थी बैलेंस शीट, हम क्या ले लेते हैं, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। और लाइबिलिटीज़ के अंदर भी आप कैसे शुरू करते हो, सबने की हुई है कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज़, और यहाँ पे आपके सारे एसेट्स आते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की तीन चीज़ें एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ किस में फाइनली आती हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट इनको रिप्रेजेंट करती है, सो राइट आंसर इज बैलेंस शीट। A, B, C are partner. D is admitted for 1/4 share. D bring 20,000 as capital, 5,000 being half of share of goodwill, the goodwill of the firm. देखिए A और B पार्टनर है, A, B, C तीन पार्टनर हैं। D एक नया पार्टनर है जिसने कैपिटल लाई 20,000 और गुडविल लाई 5,000 जो कि हाफ शेयर है उसका। अगर गुडविल उसका हाफ शेयर है तो फुल शेयर कितना होगा, इसका मतलब टोटल गुडविल कितनी लानी थी उसने, 10,000। और मैंने बताया था कि अगर हमें फर्म की गुडविल निकालनी है तो हमें क्या करना है, जो पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, कितनी गुडविल है, पहले तो हमने फुल वैल्यू निकाली कि एक्चुअल में उसे 10,000 लाना था लेकिन उसने हाफ लाया, तो 10,000 उसने गुडविल लानी थी, और हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है उसका जो शेयर है उसके रेसिप्रोकल के साथ। अभी उसका शेयर है 1/4, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 4/1, तो 40,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इफ सेल्स आर 2,000 एंड रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट
ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 25%। हमें कहा है कि अगर सेल 2000 की है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 25% है, सॉरी रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो क्वेश्चन पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी। सिंपल, आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करोगे 2000। अब आपको उसने कहा 25% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, लेकिन हमें दी है सेल, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा 25/125 करोगे। जब भी आपको सेल दी है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे निकालना है, तो जो परसेंटेज ऊपर है नीचे आपने 100 में ऐड कर लेनी है, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। 5 के साथ 5 4 जा, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 400। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कैसे निकालते हो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितनी थी 2000 की, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 400 रुपये, इसका मतलब 1600 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, और राइट आंसर इसमें है सी। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म विल हैव द इफेक्ट ऑफ, जो हमारा कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है उसका इफेक्ट किस पे आता है। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि हम अपने एक्सपेक्टेड गेन को कंसीडर नहीं करते। अगर हमारे पास स्टॉक है एक, उसकी कॉस्ट हमें 10,000 की पड़ी है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस 8,000 है, तो हमें किस वैल्यू पे लेना है, विच एवर इज लेस। दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, विच एवर इज लेस। तो यही कहता है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म विल हैव द इफेक्ट ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट की ओवर स्टेटमेंट मतलब जितनी वैल्यू उसमें उससे ज़्यादा का शो करना। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स यानी जितनी वैल्यू है उससे कम में शो करना। वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन जो आपका कॉस्ट और मार्केट प्राइस है उन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी, तो कम वैल्यू क्या है 8,000, तो ये क्या शो कर रही है, अंडर स्टेटमेंट। एक्चुअल में हमारी कॉस्ट 10,000 थी, क्योंकि मार्केट वैल्यू 8,000 है, तो हमारा जो कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म जो ये कहता है कि हम फ्यूचर गेन को फ्यूचर गेन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उस सिनेरियो में हमें उस स्टॉक को उसी वैल्यू पे लेना है जो कम वैल्यू होगी। तो यहाँ वैल्यू कम क्या है 8,000, तो ये किसी भी एसेट की अंडर स्टेटमेंट होती है। अंडर स्टेटमेंट मतलब उसकी वैल्यू कम शो की जाती है इन केस ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो आई होप आपको आज वाली ये MCQs क्लियर हैं। कोई डाउट होगा आप ज़रूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट मैं कुछ और MCQs लेके आऊँगा, कुछ टेस्ट सीरीज से, कुछ ऐसे जो आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसे MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।